दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिनको मूल अधिकार भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में जिनको क्या कहेंगे, फंडामेंटल राइट। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार क्या है, भाग 3 के अंदर आते हैं। संविधान के जो भाग 3 है, तो भाग 3 में हमारे क्या आते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में क्या अनुच्छेद 12 से लेके और अनुच्छेद 35 तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। अब इसे मूल अधिकार कह दो चाहे मौलिक अधिकार कह दो, बात एक ही है। मूल अधिकार मौलिक अधिकार बात एक ही है, अर्थात मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। जब भारत का संविधान बना था तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। जब हमारा भारत का संविधान बना था तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो मूल अधिकारों की संख्या अब कितनी रह गई है? 6 रह गई है। एक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया, एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वैसे तो वह भी अभी भी संविधान के अंदर लिखा गया है, लेकिन अब वह मूल अधिकार नहीं रहा है। वर्तमान की देखें तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? एक तो हमारे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस तरह मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? 6। और ये हमारे 12 से लेके 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेके कितने? 35 तक है। सबसे पहला मूल अधिकार देखें तो ये था समता का अधिकार। यह हमारे अनुच्छेद 14 से 18 तक है, समता का अधिकार। दूसरा आता हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तीसरा क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, तो 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद में हमारे क्या लिखा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा अधिकार हमारा मूल अधिकार सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसके अंदर क्या है? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, इन दोनों में क्या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लेख किया गया। छठा आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में लिखा गया है। तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके इनके बारे में बात करें। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 12। जबकि हमारे मूल अधिकार तो 14 से शुरू होते हैं, तो लेकिन हमारे जो 12, 13 और 33, 34, 35 ये पांचों अनुच्छेद भी क्या है? हमारे मूल अधिकार के हिस्से माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 हमारे भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 में क्या? राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि हर बात हम कहते हैं राज्य के द्वारा मूल अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा या फिर राज्य के द्वारा मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। तो बात करें इस राज्य की, तो राज्य क्या होता है, राज्य की क्या परिभाषा है? तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की परिभाषा में क्या है? राज्य किस किस को शामिल करेंगे? जो हमारे संघ की विधायिका और संघ की कार्यपालिका, इन दोनों के अंदर राज्य की परिभाषा मिलेंगे। राज्यों की विधायिका, राज्य की विधायिका तो आप समझते होंगे, जो हमारे संघ की विधायिका अर्थात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। फिर हमारी संघ की कार्यपालिका अर्थात जो हमारी नौकरशाही है। तो वैसे राज्य की विधायिका अर्थात हमारी विधानसभा और विधान परिषद, और राज्य की कार्यपालिका अर्थात राज्य की नौकरशाही। कुछ प्राधिकारी हैं, उनकी भी बात करें, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, जो कंपनियां होती है, सरकारी कंपनियां, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर राज्य की निधि से पोषित संस्थान होते हैं, अर्थात जो सरकार के पैसे से चलाए जाने वाले संस्थान हैं, उनकी बात करें। इंस्टीट्यूट फंडेड बाय स्टेट फंड। और जो हमारे स्थानीय निकाय अर्थात जो लोकल बॉडीज होती है, लोकल बॉडीज के अंदर हम पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों को लेते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं? राज्य की परिभाषा के अंदर लेते हैं। अर्थात इनके द्वारा यदि किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, कम करने का प्रयास किया जाता है, तो वह राज्य की परिभाषा में आएंगे। अब आगे बात करें अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 की बात करें हम, तो अनुच्छेद 13 का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। और इसमें अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? मूल अधिकार से असंगत विधियों का उल्लेख किया गया है। अर्थात वो बातें जो मूल अधिकार को कम करने का प्रयास करती है या मूल अधिकारों से अलग या फिर डिफरेंट बात करती है, तो उनकी बात करते हैं अनुच्छेद 13 के अंदर। तो 13 को टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे अनुच्छेद 13(1). 13(1) हमारे भाग 3 के अंदर है, और जो क्या कहता है
कि संविधान पूर्व की विधि या कानून अर्थात संविधान बनने से पहले यदि कोई कानून या फिर विधि जो लागू थी जो क्या मूल अधिकारों से असंगत है, जो वर्तमान के जो मूल अधिकार 6 है और इन मूल अधिकार से असंगत अर्थात अलग है या फिर उनको कम करने का प्रयास करती है, तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी अर्थात उसको उस सीमा तक 0 मान लिया जाएगा जिस सीमा तक वह असंगति या मूल अधिकारों को कम करने का प्रयास करती है। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है? 13(1) में किया गया है। किस में किया गया? 13(1) में किया गया है। और 13(1) में वो विधि या कानून आएंगे जो संविधान बनने से पहले के हैं। इसके बाद आता है हमारा 13(2). 13(2) भी हमारे भाग 3 के अंदर है। ये क्या कहता है? संविधान बनने के बाद की बात करता है, संविधान बनने के बाद के कानून या फिर जो हमारी विधि है। तो 13(1) में तो संविधान बनने से पहले के कानून या विधि की बात करते हैं, तो 13(2) में क्या है? संविधान बनने के बाद के कानून या विधियों की बात करते हैं। तो संविधान बनने के बाद के कानून या विधि की बात करें जो मूल अधिकारों को असंगत है, तो वो भी क्या है? असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। और इस बात का उल्लेख हमारे 13(2) में लिखा गया है कि यदि 13(1) और 13(2), 13(1) में तो क्या है? संविधान बनने से पहले का कानून है, 13(2) में क्या? संविधान बनने के बाद का कानून है। तो वो दोनों उस सीमा तक शून्य माने जाएंगे जिस सीमा तक क्या है? वो मूल अधिकारों से असंगत होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13(3) की। 13(3) की बात करें हम तो ये भी हमारे भाग 3 के अंदर है और इसमें क्या है? कानून की परिभाषा दी गई है। तो 13(3) में क्या? विधि की परिभाषा दी गई है अर्थात जो हमने 13(1) और 13(2) में जो बात की थी संविधान बनने से पहले का कानून और संविधान बनने के बाद का कानून, तो इसमें कानून की बात कर रहे हैं। कानून मतलब क्या? कानून का मतलब हम मानेंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा यदि कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल के द्वारा 213 के तहत क्या अध्यादेश जारी किए जाते हैं। तो इन अध्यादेशों को हम कानून या विधि मानेंगे। कोई भी आदेश, उपविधि, नियम, विनियम और अधिसूचना ये यदि किसी भी अधिकारी के द्वारा, गजेटेड ऑफिसर के द्वारा जारी की जाती है अर्थात कार्यपालिका के द्वारा जारी की जाती है तो भी इसे कानून माना जाएगा। और विधि का बल रखने वाली जो रूढ़ियाँ या प्रथाएं होती हैं, ऐसी प्रथाएं जो लगभग कानून की तरह कार्य करती है, तो उनको हम क्या मानेंगे? विधि या कानून मानेंगे। और उन्हें उस हद तक शून्य मान लिया जाएगा जिस हद तक वो क्या होंगे? हमारे मूल अधिकारों से असंगत होगी। अब असंगत होने के लिए क्या होगा? उसका न्यायिक पुनरावलोकन होना जरूरी है अर्थात कोर्ट ये तय करेगा कि ये किस हद तक न्याय जो मूल अधिकारों से इतर है। अब बात करें यदि कोई विधायिका है, ठीक है, तो यदि कोई विधायिका के द्वारा पारित कोई भी कानून है संविधान के उपबंधों और मूल भावना के असंगत है। क्या है? जो विधायिका के द्वारा पारित कोई भी कानून है संविधान के उपबंधों और मूल भावना के असंगत है, तो न्यायालय क्या करेगा? ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर देगा। न्यायालय क्या करेगा? ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर देगा, उसके प्रवर्तन को रोक देगा। तो विधायिका के द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान के उपबंधों और मूल भावना से असंगत है तो क्या होगा? न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे के प्रवर्तन को रोक देगा। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 226 ये क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देते हैं कि जो भी कानून या विधि बनेगी तो उनको चेक किया जा सकता है कि ये कहीं मूल अधिकारों का हनन या कम करने का प्रयास तो नहीं करते। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमारे अनुच्छेद 13, 32 और 226 से कोर्ट को प्राप्त होती है। वैसे ध्यान से देखें तो संविधान में न्यायिक समीक्षा का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन ये अनुच्छेद हमें साफ साफ बताते हैं कि न्यायिक समीक्षा इन अनुच्छेदों से प्रेरित होती है। अब बात करें एक एक करके, अब हमारे मूल अधिकार शुरू होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अनुच्छेद, जो सबसे पहला मूल अधिकार आता है हमारा समता का अधिकार। समता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है और ये हमारे क्या भाग 3 के अंदर है। किसमें? भाग 3 के अंदर है। तो अब बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके। जो अनुच्छेद 14 से 18 में हमारे समता का अधिकार, ये हमारे गलत लिख दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये हमारे 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार गलत लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या समता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक। तो इनके अंदर हम इस सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो एक एक करके इनका पढ़ना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ये हमारे भाग 3 के अंदर है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है। किसका? विधि के समक्ष समता अर्थात कानून के सामने सभी समान है, और विधि का समान संरक्षण अर्थात कानून सभी को बराबर मान के चलेगा।
अर्थात कानून के सामने सब बराबर है, साथ ही साथ कानून क्या सभी को समान रूप से संरक्षित करेगा, अर्थात समान रूप से बचाने का प्रयास करेगा। तो ये आप याद रखेंगे, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 44। अब इनके मतलब समझते हैं, किसके? विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, इन शब्दों का मतलब क्या है। सबसे पहले आता हमारा विधि के समक्ष समता की, तो ये कैसे क्या है? एक नकारात्मक व्याख्या, और दूसरा विधि के समान संरक्षण, ये क्या है? एक सकारात्मक व्याख्या है। तो दोनों का अंतर भी देख सकते हैं, दोनों में क्या है कि ये विधि के शासन की है ना नकारात्मक व्याख्या, और ये क्या है? विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या। पहला आता है कि नकारात्मक कैसे, कि कानून के सामने सभी समान है और कानून या विधि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, जबकि ये बात तो सत्य है नहीं। कानून के सामने तो सभी बराबर है, ये तो कहने वाली बात है, जबकि एक तो हमारे अंबानी है, अडानी है, और एक कोई गरीब आदमी है जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है। तो कानून के सामने तो सब बराबर कहने की बातें होती है, लेकिन कानून के सामने से बराबर कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि यदि दोनों के दोनों ही कानूनी मामलों में फंसते हैं, तो जो अडानी अंबानी होते हैं तो इनके पास संसाधन इतने ज़्यादा है कि वह कानून को ठीक तरह से उपयोग कर सकते हैं, जबकि जो गरीब आदमी होता है, जो मजदूरी करता है, तो वह हो सकता है कानून के पहुंच तक भी ना पहुंच सके। इसीलिए नकारात्मक व्याख्या है कि जैसे वो होता है ना कि स्कूल के अंदर टीचर कहे मैं तो सभी को बराबर मानता हूँ, मैं तो सभी को बराबर मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। बराबर मानने से क्या होगा? क्यों? क्योंकि कोई बच्चा तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो सकता है, वह तो केवल हल्का सा समझाने पर ही पूरा समझ जाएगा। कई कमजोर बच्चे होते हैं जिनको काफ़ी समझाने पर भी वह नहीं समझ पाते, तो उनका एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन टीचर कहेगा नहीं नहीं, मैं तो सबको बराबर ही पढ़ाऊंगा, कोई कमजोर है तो भी कमजोर रहने दो, और इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट तो आगे बढ़ जाएंगे, कमजोर पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए इसको नकारात्मक व्याख्या कहेंगे। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, ये कहने की बातें। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्ति का अर्थ होता है कोई व्यक्ति, कंपनी या निगम। तो ये विधि के समक्ष समता क्या कहता है? कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। और भारतीय संविधान में यह अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ध्यान रखना, विधि के समक्ष समता अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर विधि का समान संरक्षण का मतलब होता है समान परिस्थितियों में विधि समान व्यवहार करेगी। समान परिस्थितियों में क्या करेगी? विधि या कानून क्या करेगी? समान व्यवहार करेगी। और विधि युक्ति संगत भेदभाव कर सकती है। विधि क्या करेगी? युक्ति संगत भेदभाव, अर्थात हो सकने वाले से भेदभाव होते हैं वह कर सकती है विधि, कानून। अब भारतीय संविधान में यह अवधारणा किससे ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अर्थात विधि का समान संरक्षण अवधारणा किससे ली गई है? अमेरिका से। और विधि के समक्ष समता अवधारणा किससे ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। अब बात करते हैं समता के अपवाद। जो हमारा समता का सिद्धांत है, तो इसके क्या क्या अपवाद है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त विमुक्तियां, अर्थात कि हम कहते हैं ना कि कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन कानून के सामने सब बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल को बहुत सारी विमुक्तियां दी गई है, जैसे कि वो अपने पदीय कार्य, अर्थात जो अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य करते हैं, उनके निर्वहन के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब उनके कार्यकाल के दौरान उनसे यदि सही काम होता है या गलत काम होता है, इस चीज़ को लेके वो कभी भी उनके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। आप उनको जज नहीं कर सकते। जज का मतलब आप उन पर केस नहीं कर सकते कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वह किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरी बात करें तो राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जब तक वो अपने पद पर बैठे हैं तो उनके खिलाफ क्या है? किसी भी प्रकार की कार्रवाई आपराधिक हो या फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसी के लिए क्या हुआ कि जब जो हमारी शीला दीक्षित जी थी, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित जी क्या थी? पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, और उनके ऊपर काफ़ी सारे भ्रष्टाचार के केस लगाए जा रहे थे। और इसी का फायदा उठाने के लिए, क्यों? क्योंकि राज्यपाल के खिलाफ क्या कोई भी आपराधिक या गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस वजह से उनको क्या है? केरल का राज्यपाल बना दिया गया। ये तो हमारे कांग्रेस के द्वारा किया गया। तो फिर इसी का उल्टा क्या है कि जो हमारे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, अर्थात जो बाबरी केस चल रहा था, बाबरी केस के समय हमारे उस समय के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। और कल्याण सिंह को क्या किया गया? राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। कल्याण सिंह जी को क्या किया गया? राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। तो ये जो उन्मुक्तियाँ मिली हुई है, इसका फ़ायदा उठाने के लिए राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया, और उनको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती इसी वजह से। तो इसके कई सरकारों के द्वारा बहुत सारे फायदे लिए गए थे।
आगे बात करें, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में लिए किए गए किसी भी कार्य के लिए उनके विरुद्ध सिविल कार्रवाई भी नोटिस देने के 2 महीने बाद ही किया जा सकती है। अर्थात उनके पद के अलावा जो वो व्यक्तिगत क्षमता में कोई यदि कोई कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जा सकती है, लेकिन नोटिस देने के भी 2 महीने बाद तुरंत तो तब भी उसकी कार्रवाई नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि संसद उनकी जो कार्रवाई है उनकी जांच करेगी। यदि जांच में वो सही पाए जाएंगे तो उनको पद से हटाया जाएगा। पद से हटाने के बाद कोई कार्रवाई हो तो चलेगी। फिर बात करें, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त विमुक्तियों का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 में किया गया है। 361 में क्या किया गया है? राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो विमुक्तियां दी गई है ना, तो उनको अनुच्छेद 361 में उनका उल्लेख किया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 105 की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में क्या लिखा गया है? संसद सदस्यों के विशेष अधिकार, अर्थात संसद सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, अर्थात उनके खिलाफ संसद परिसर के अंदर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। साथ ही साथ क्या, उनकी गिरफ्तारी भी संसद परिषद में नहीं की जा सकती। उसी तरह 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के भी विशेष अधिकार का उल्लेख है कि उनको भी विधानसभा के परिसर के अंदर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती या फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो 194 के तहत विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार है। साथ ही साथ 105 के तहत संसद के जो सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार दिया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 31C की, तो 31C के तहत अमीर और गरीब में सकारात्मक भेदभाव तो किया ही जा सकता है। अमीर और गरीब में क्या किया जा सकता है? सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है, नकारात्मक तो आप नहीं करेंगे। अर्थात एक अमीर है, उसके पास तो क्या है, कानूनी केस लड़ने के लिए और कानूनी सुविधा प्राप्त करने के लिए काफ़ी पैसा है, लेकिन जो गरीब है उसके पास ऐसा नहीं है। तो सरकार के द्वारा क्या है, उसको कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, जो विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सहायता की जा सकती है। जैसे वकील की सुविधा दे सकते हैं, उसका केस लड़ने के लिए जितने भी कानूनी डॉक्यूमेंट्स है उसको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है। तो बेसिक तो किया ही जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, जो हमारे विदेशी शासक है, विदेश के राजा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हमारे देश के अंदर आते हैं, साथ ही साथ जो राजनयिक, राजदूत, उच्चायुक्त है, उनको सिविल और आपराधिक आधिकारिता से मुक्ति मिली हुई है। क्या अर्थात यहाँ पे हमारे देश में उनसे गलती हो जाती है तो हम उन पे क्या सिविल और आपराधिक केस नहीं चला सकते। ये केस क्या उन्हीं के देश के अंदर जाके उनकी जो अदालतों की उनके द्वारा ही चलाया जाएगा। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसियां में काम करने वाले लोग हैं, वो यदि हमारे भारत में आते हैं या किसी भी देश में जाते हैं तो उन देशों के अंदर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इस तरह हमने अनुच्छेद 14 के बारे में सारी जानकारी ले ली है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, ये भी हमारे भाग 3 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध का उल्लेख है। अर्थात अनुच्छेद 15 में क्या लिखा गया है कि भारत सरकार या फिर जो राज्य सरकार है, अर्थात राज्य के द्वारा क्या कुछ आधारों पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो कुछ आधार कौन कौन से? सबसे पहले आता है हमारा 15(1) अनुच्छेद। अनुच्छेद 15(1) में क्या लिखा गया है? वो आधार जिसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे राज्य क्या करेगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। परीक्षा में एक बार पूछा गया है कि ये क्रम से ही बताना है कि किसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। तो आप क्रम से याद करेंगे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। इनके आधार पर नागरिकों के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। तो आप इनको क्रम से ही याद करेंगे। तो राज्य क्या है? इनके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर आता हमारा 15(2) अनुच्छेद। क्या? 15(2) अनुच्छेद, ये भी हमारे भाग 3 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। 15(2) में क्या लिखा हुआ है कि इसके अनुसार निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, इन सब स्थानों पर क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15(2) में तो क्या है? निजी संस्थाएं, होटल, भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, बावड़ी, तालाब, मंदिर, तो ये निजी वाले भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो पहले वाले में 15(1) में तो क्या है कि सार्वजनिक की बात करें अर्थात राज्य, और 15(2) में क्या है? निजी संस्थाएं, निजी क्षेत्र की बातें की गई है। तो ये भी क्या है? इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर बात करते हैं 15(3) की। किसकी बात करेंगे? 15(3) की। तो 15(3) भी हमारे क्या है? भाग 3 के अंदर है। 15(3) के अनुसार देखिए, तो जो महिलाएं और बच्चे हैं, महिलाएं और बच्चे हैं, इनके कल्याण के लिए सरकार या राज्य क्या कर सकता है? विशेष योजनाएं या फिर विशेष कार्यक्रम बना सकता है। तो इस
जो विशेष कार्यक्रम में विशेष योजनाएं बना रहे हैं तो इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये नहीं कह सकते कि पुरुष के है ना हमारे लिए तो बना नहीं रहे, महिला और बच्चों के लिए बना रहे। तो महिला और बच्चों को क्या है कि दुर्लभ श्रेणी में माना जाता है, अर्थात कि उनको यदि शोषण की कैटेगरी मिले तो ज़्यादातर चांस होते हैं महिला और बच्चों के कि उनका शोषण ज़्यादा होने के चांस होते हैं। तो इस वजह से महिला और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं और इसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। फिर आता है हमारा 15.4। 15.4 में क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए SC, ST और OBC, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वो वर्ग, तो उनके लिए राज्य क्या विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बना सकता है। राज्य क्या कर सकता है, इनके लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बना सकता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, जैसे हमारे SC, ST और OBC है। फिर आता है हमारा 15.5। 15.5 में क्या लिखा है, ये भी हमारे भाग 3 के अंदर है। अब 15.5 के अनुसार जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है, क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। और ये आरक्षण क्या है, निजी और सरकारी दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में दिया जा सकता है। ध्यान रखना कि ये जो आरक्षण है ये कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, ये निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंदर दिया जा सकता है। लेकिन ये जो आरक्षण है ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नहीं दिया जा सकता, अर्थात जो अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर जो शैक्षणिक रूप से संस्थान किनके, अल्पसंख्यकों के, तो उनमें यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता। किनके लिए, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 15.6। 15.6 की हम बात करें तो 15.6 में हमारे भाग 3 के अंदर लिखा गया है और इसके अनुसार आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। अर्थात आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या प्रवेश के लिए क्या किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। इसके तहत क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम भी बनाए जा सकते हैं। तो इसके अंदर अब नया नया प्रावधान ये जोड़ा गया 15.6 वाला। तो 15.6 में किसे शामिल किया गया है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, तो उन पिछड़े वर्गों के लिए क्या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का आरक्षण दिया गया है। और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम भी बनाए जा सकते हैं। और हाल ही में क्या 103वें संविधान संशोधन के तहत हमारे 15.6 वाला वर्ग जोड़ा गया है। तो इस तरह हमने 15 अनुच्छेद देख लिया जिसमें क्या विशेष आधारों पर क्या है कि भेदभाव का निषेध किया गया है। अब आता है हमारा अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है, ये भी हमारे भाग 3 के अंदर है। अनुच्छेद 16 में क्या है, जो लोक नियोजन है, अर्थात जिसको हम सरकारी नौकरियां भी कह सकते हैं, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। किसका, जो सरकारी नौकरियां हैं, तो सरकारी नौकरियों के विषय में या लोक नियोजन के विषय में क्या अवसर की समता का उल्लेख किया गया है। एक एक करके इनके अंदर इसके सब पार्ट है। कौन कौन से, पहले सबसे पहले आता है 16.1। 16.1 की बात करें तो क्या है इसके अंदर, इसके अनुसार क्या राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अर्थात जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं तो उसमें सभी नागरिकों को अवसर देगा कि वह उन नौकरियों को समान रूप से प्राप्त कर सके, अर्थात उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो क्या है 16.1 के अंदर, राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। फिर आता हमारा 16.2, ये भी हमारे भाग 3 में 16.2। तो ये क्या कहता है 16.2 कि राज्य लोक नियोजन में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और वंशानुगतता और निवास, इनके आधार पर क्या अयोग्य नहीं ठहराएगा। राज्य क्या करेगा, लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में किसी भी नागरिक को क्या, ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये हमारे देश के नागरिकों की बात कर रहे हैं, तो नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव, वंशानुगतता और निवास के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराएगा। तो हमारे 16.2 की बात कर ली हमने। फिर आता हमारा 16.3। 16.3 की बात करें हम तो इसके अनुसार किसी पिछड़े राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो स्थानीय नौकरियां हैं वहाँ का निवासी होने की इसमें बाध्यता रखी जा सकती है। जैसे हम राजस्थान के TSP वाला एरिया है, अर्थात जो हमारे ट्राइबल वाला एरिया है, या फिर कई राज्य ऐसे हैं जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, या फिर हमारे सेंटर में भी जैसे अनुसूचित 6, तो अनुसूचित 6 के अंदर जो जो राज्य हैं ट्राइबल वाले राज्य हैं, तो ये राज्य क्या कर सकते हैं, अपने अपने क्षेत्र की नौकरियों के लिए आरक्षण कर सकते हैं नौकरियों को। जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो ये क्या कर सकते हैं कि हमारी जो नौकरियां हैं कि उनका जैसे 50% हमारे राज्य के ट्राइबल वाले क्षेत्रों को मिलेगा, या फिर राजस्थान में भी कई बार कर दिया जाता है
कि जो दक्षिण साउथ के अंदर जो हमारे ज़िले हैं, जैसे प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो इनके अंदर सिरोही, तो इनके अंदर क्या है कि इनकी नौकरियां इन्हीं को दी जाएगी, अर्थात ट्राइबल वाले जो नौकरियां ट्राइबल वाले क्षेत्रों को ही दी जाएगी। तो ऐसी बाध्यता तो रखी जा सकती है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 16(4). 16(4) की हम बात करें तो 16(4) भी हमारे भाग 3 के अंदर है। इसके अनुसार जो पिछड़े वर्ग है, जिनकी का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे पिछड़े वर्ग जिनका क्या सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। उनके लिए क्या कर सकते हैं, स्थानों को आरक्षित रखा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे 16(4)(a) की। क्या 16(4)(a) की बात करें तो 16(4)(a) में क्या है, पदोन्नति में आरक्षण का उल्लेख किया गया है, अर्थात प्रमोशन में आरक्षण की, रिजर्वेशन, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है या नहीं। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसके लिए आर्टिकल काम करता है हमारा 16(4)(a). और 16(4)(a) पहले नहीं था, जब हमारा संविधान बना था पहले नहीं था, इसको बाद में 1995 में जोड़ा गया था। क्या 1995 में जोड़ा गया था। पहले क्या होता था, जो पिछड़े वर्ग होते थे, जैसे SC, ST, OBC, ये जो पिछड़े वर्ग होते थे, इनको क्या नौकरियों में तो ले लिया जाता था, और फिर जो छोटी नौकरियां होती थी, जैसे बाबू की, सफाई कर्मचारी, 4th ग्रेड, इनके अंदर इनको आरक्षण के माध्यम से ले लिया जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर क्या सरकारी नौकरियों में लॉबी बना ली जाती थी और इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता था, और इनको क्या ऊंचे पदों पर पहुंचने से रोका जाता था, और इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। इस वजह से 1995 में ये तय किया गया कि प्रमोशन में भी आरक्षण होगा। क्या होगा, प्रमोशन में भी आरक्षण होगा, और ये हमारे 77वें संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से जोड़ा गया, और एक अनुच्छेद हमारे 16(4)(a), इसके अंदर इसको जोड़ा गया था। अब बात करें 77वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, तो 1995 में। अगला हमारा अनुच्छेद आता है 16(4)(b). कौन सा, 16(4)(b), और ये भी हमारे भाग 3 का हिस्सा है। अब क्या बात होती है, पहले क्या बात होती है कि मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि 100 वैकेंसी आई है, 100 वैकेंसी आई, जिसमें 50 पद तो आरक्षण के हैं, अर्थात कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, और इस तरह जितने भी आरक्षण के पद थे, ये 50 पद है। यदि मान लो इसके अंदर 50 वैकेंसी तो जनरल की और 50 रिजर्वेशन की है, तो ये आप समझ गए। अब यदि मान लो 70 लोगों ने आवेदन किया, कितने किया, 70 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 50 पद तो जनरल के थे और 20 पद रिजर्वेशन के थे, और सीटें खाली रह गई कितनी, 30। तो आप इस चीज़ को समझ गए कि हमने क्या देखा कि किसी भी नौकरी के अंदर 100 वैकेंसी आई, कितनी वैकेंसी आई, 100 वैकेंसी, इसमें 50 पद तो जनरल के थे और 50 पद क्या थे, रिजर्वेशन के थे। 70 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें 50 लोग तो हमारे क्या है, जनरल के थे, और 20 लोग क्या थे, रिजर्वेशन के थे। तो इस तरह इस वैकेंसी में कितनी सीटें खाली रह गई, 30 सीटें। अब अगली बार जब 100 वैकेंसी आएगी, क्या होगा, अगली बार 100 वैकेंसी आएगी, तो पहले क्या होता था कि 100 वैकेंसी नई वैकेंसी आई, और पहले की बची हुई कितनी वैकेंसी है, 30, तो टोटल कितनी वैकेंसी हो गई, 130। कितनी वैकेंसी हो गई, 130। पहले ऐसा होता था। अब 130 में क्या फिर रिजर्वेशन दिया जाता था, तो 65 वैकेंसी तो जनरल की हो जाती थी, और 65 वैकेंसी क्या है, SC, ST, OBC इनकी हो जाती थी, अर्थात रिजर्वेशन की हो जाती थी। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से ये हमारे 16(4)(b) आया है, क्या है, 16(4)(b) आया है। अब 16(4)(b) आने के बाद क्या हुआ, तो मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ अब क्या चल रहा है। अब क्या चल रहा है तो मैं वापस बताता हूँ कि जैसे आपकी 30 वैकेंसियाँ, कितनी, 30 वैकेंसी पिछली बार की बची हुई है, और 100 वैकेंसी और नहीं आ गई है, तो अब ये 130 नहीं होगी, ये हमेशा 100 + 30 होगी। कितनी, 100 + 30 वैकेंसी होगी, अर्थात जो ये 30 वैकेंसियाँ बची हुई थी पिछली बार की, इसको एक शब्द दिया गया, बैकलॉग वैकेंसी। क्या क्या कहा, बैकलॉग वैकेंसी। तो ये हमेशा एक वैकेंसी कैसे रहेगी, 100 + 30। अभी 100 + 30 का मतलब ये होगा कि जो 100 वैकेंसी है, इसके टुकड़े होंगे 50 + 50। क्या, +50। तो ये 50 + 50 में मतलब 50 तो हमारे जनरल की होगी, और 50 क्या होगी, SC, ST, OBC की होगी इस 100 में से, प्लस ये 30 जो बैकलॉग की वैकेंसी होगी, इसे भी वैसे वैसे माना जाएगा, अर्थात 50 तो हमारी जनरल की वैकेंसी रहेगी, और इन दोनों को टोटल करने के बाद क्या है, आरक्षण की सीटें कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी।
अब आप ये नहीं कह सकते कि यह आरक्षण क्या है 50% से ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी जो बैकलॉग की है ये पिछली बार की है। क्या है? पिछली बार की है। तो 2000 से पहले क्या होता था कि इसे इसमें से भी 30 में से 15 जनरल में चली जाती थी। तो इस बार बैकलॉग की क्या है, अर्थात जो SC ST जनरल OBC के रिजर्वेशन की सीट है, यदि वह खाली रहती तो अगली बार भी वह उन्हीं वर्गों को दी जाएगी जिनके लिए वो तय की गई थी। तो इसे हम क्या कहते हैं, बैकलॉग की वैकेंसियाँ। और ये हमारे क्या है, सन 2000 के अंदर जोड़ा गया था। इससे पहले क्या है कि सभी पदों पर क्या है कि जानबूझकर SC ST जनरल OBC और SC ST OBC या आरक्षित वर्ग होते थे, इनको नौकरियां नहीं दी जाती थी और उनके पदों को खाली रखा जाता था, ताकि अगली बार उन्हीं पदों पर जनरल के जो व्यक्ति होते थे इनको भर्ती किया जाए और उनको ही आगे बढ़ाया जाए। तो अब आगे बात करें तो 16(4) आने के बाद क्या हुआ। संविधान के अनुच्छेद 16(4)B में बैकलॉग भरने में 50% से अधिक यदि आरक्षण हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से जोड़ा गया था। 81वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 के अंदर। अब आता है हमारा अनुच्छेद 16(5). 16(5) में हमारे भाग 3 के अंदर है। इसके अनुसार क्या धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए आरक्षण स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे कोई मंदिर है, हमारे बड़े बड़े मंदिर है, जैसे अयोध्या मंदिर है, मथुरा के मंदिर है, बद्रीनाथ है, सोमनाथ है, काली मंदिर है, तो ये क्या है, हमारे बड़े बड़े मंदिर है। तो बड़े बड़े मंदिरों में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई पुजारी है, अब पुजारी की वैकेंसी कई बार क्या है कि सरकार के द्वारा इनका ट्रस्टी बना दिया जाता है। अब ट्रस्टी बनने के लिए या फिर उनके पुजारी बनने के लिए इतना तो कह सकते हैं कि पुजारी क्या है, हिंदू धर्म से होना चाहिए, हिंदू मंदिर है तो। या फिर जो हमारे मस्जिद है, तो मस्जिद में जो इमाम होंगे या फिर जो इनके मौलवी होते हैं, तो इनके लिए इतनी सी तो कर ही सकते हैं कि जो मौलवी इमाम होंगे तो ये मुस्लिम संप्रदाय से होंगे। या फिर जो हमारे चर्च होते हैं, जो गवर्नमेंट के चर्च होते हैं, तो इसमें इतनी सी तो आरक्षण दिया ही जा सकता है कि वैसे इसको इस आधार पर नहीं कह सकते कि हमने धार्मिक आधार पर भेदभाव किया है, लेकिन इतना सा तो किया जा सकता है कि जो ईसाई धर्म के जो चर्च होते हैं, तो उनके अंदर जो पादरी होंगे या फादर होते हैं वो ईसाई धर्म से संबंधित हो, तो 16(5) के अंदर इतना सा तो किया जा सकता है। तो ये हमारे 16(5) के अंदर कहा गया है। 16(5) में क्या कहा गया है कि धार्मिक संस्थाएं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। इतना तो किया जा सकता है कि आप इसको अन्याय नहीं मानेंगे। फिर 16(6) की बात करें तो 16(6) भी हमारे भाग 3 के अंदर की दिया गया है। 16(6) में क्या है, नया प्रावधान जोड़ा गया था 2019 के अंदर। और ये प्रावधान क्या था, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 10% आरक्षण का उल्लेख किया गया है। किसका? 10% आरक्षण का उल्लेख किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो 16(6) में भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से ये जोड़ा गया। और इसमें क्या किया गया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है इनको आरक्षण का उल्लेख किया गया है। अब बात करें इंदिरा साहनी केस की, जो 1992 में आया था। इंदिरा साहनी केस की बात करें तो 1992 में आया था। तो इंदिरा साहनी केस में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट में चली गई इंदिरा साहनी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अर्थात कोई भी सरकार कितना, पहले क्या होता था, जनता को लुभाने के लिए, विशेष वर्गों को लुभाने के लिए सरकार क्या करती थी, उनको आरक्षण देने की कोशिश करती थी, और जो वो वर्ग था उनको अपने पक्ष में वोट करने की कोशिश करती थी। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण को किसी भी हद में चले जाएं, लेकिन 50% से ज़्यादा किसी भी वैकेंसी के अंदर, किसी भी मामले में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई जानी चाहिए। अर्थात ओबीसी में भी केवल एक जाति के आधार पर ही आप क्या है उनको आरक्षण नहीं दे सकते। उसमें क्या है, एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया। अर्थात यदि वो एक निश्चित पैरामीटर को पार कर देते हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। अर्थात क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसमें उन्होंने एक ज़मीन का पैरामीटर लिया, जो उनका कमाई का पैरामीटर लिया, तो बहुत सारे पैरामीटर थे, उनके आधार पे उनको क्रीमी लेयर के अंदर और बाहर दोनों माना जा सकता है। इंदिरा साहनी केस हमारे 1992 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने का निर्णय दिया था कि नौकरियां के अंदर केवल प्रवेश के समय ही आरक्षण दिया जाता है, प्रमोशन के लिए नहीं। लेकिन हमें पता है सन 2000 के अंदर क्या है, ये प्रमोशन के अंदर आरक्षण दे दिया गया है। अगला अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 भी हमारे भाग 3 के अंदर है। और अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, अस्पृश्यता का
अंत किया गया, अर्थात अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया, अर्थात कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं देगा। अनुच्छेद 17 के अनुसार राज्य सभी प्रकार के अस्पृश्यता को समाप्त करेगा, जितने भी प्रकार की अस्पृश्यता है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। और इसके लिए फिर राज्य ने क्या किया है, अर्थात सरकार ने एक कानून बनाया जिसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहते हैं। और इसमें 1976 में संशोधन किया गया। क्यों? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे समाज के अंदर विकास हो रहा है, समाज के में लोगों के द्वारा समझदारी भी बढ़ रही है। जितने भी वर्ग थे जिसमें रूढ़ियाँ या अंधविश्वास फैले हुए थे पहले, उनके अंदर लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है। इसी वजह से ये जो अस्पृश्यता शब्द है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसका नाम बदल के क्या किया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अर्थात क्यों? क्योंकि सभी को समान नागरिक माना गया है, तो उनका अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है। इसी वजह से नागरिक अधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। कब? 1976 में। अब बात करते हैं हमारे अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद आता है हमारे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये क्या कहता है कि ये उपाधियों के अंत का उल्लेख करता है। ये क्या कहता है, उपाधियां समाप्त होनी चाहिए। जितनी भी उपाधियां दी गई हैं उन उपाधियों को समाप्त माना जाना चाहिए। अब इसके अंदर हमारे अनुच्छेद 18(1) आता है। सबसे पहले क्या 18(1) आता है। 18(1) भी हमारे भाग 3 के अंदर आता है। तो 18(1) क्या कहता है हमारा कि राज्य क्या है, शिक्षा और सेना संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि किसी को नहीं देगा। कि राज्य क्या करेगा, शिक्षा और सेना के संबंधित सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि क्या किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा। 18(2) की बात करें तो ये भी हमारे भाग 3 में आता है। और इसके अनुसार भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। यदि भारतीय नागरिक को किसी अन्य देश से यदि कोई उपाधि प्राप्त करनी है तो भारत सरकार से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि आपका मन है कि किसी और देश से कोई मेडल लिए हैं तो आप ऐसे गलती न करें। आपको पहले भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी और देश से आप किसी भी प्रकार की उपाधि ले सकते हैं, वैसे नहीं ले सकते। फिर आता है हमारा 18(3). 18(3) क्या कहता है, कोई भी विदेशी आदमी जो भारत सरकार की सेवा में, अर्थात कोई भी विदेशी आदमी को यदि भारत सरकार ने अपनी सेवा के लिए ले रखा। आप सोचेंगे विदेशी आदमी को क्यों लगाएंगे, हमारे यहाँ आदमी की कोई कमी है क्या? लेकिन आप देखते हैं जैसे हमारे BCCI है, BCCI में या फिर खेल है, खेल के अंदर कई बार हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से कोच बुलाते हैं जो हमारे खिलाड़ी को प्रशिक्षित या ट्रेनिंग देते हैं। तो जब तक वो हमारे देश के खिलाड़ी को प्रशिक्षण दे रहे हैं या फिर कोई भी विदेशी आदमी भारत सरकार के अंदर कार्य कर रहा है, तो जब तक वो भारत सरकार की सेवा में है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी देश से कोई उपाधि नहीं ले सकता, बल्कि खुद के देश से भी कोई उपाधि नहीं ले सकता जिस देश का वह है। तो आप ये याद रखिएगा कि वो खुद के देश से भी उपाधि नहीं ले सकता जब तक वो भारत सरकार की नौकरी या भारत सरकार को सेवाएं दे रहा है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 18(4). 18(4) क्या कहता है कि इसके अनुसार सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक, क्या सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय नागरिक, पहले तो हमने विदेशी नागरिक की बात की थी, भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता यदि वह भारतीय सेवा में कार्य कर रहा है। अब इसी चक्कर में एक केस आया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस। कब? 1995 में। कौन सा? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ केस आया था 1995 में। और उसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट था तो उसने 1995 में इस केस में निर्णय दिया था। अब इस केस में निर्णय क्या आया था कि सब ने कहा कि आप उपाधियों का अंत कर रहे हैं, लेकिन आप ये जो उपाधि देते हैं कौन सी, भारत रत्न दे दिया, पद्म विभूषण दे दी, जो हमारे पद्म भूषण दे दिया, पद्मश्री दे दिया, तो ये भी तो गलत है। क्यों? क्योंकि सब के सब क्या करते हैं कि इन उपाधियों का उपयोग करते हैं, और उपाधियों का उपयोग करते हैं तो अपने आप को स्पेशल बताने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे मोहन बाबू है, ब्रह्मानंदम है, तो ये हमारे साउथ के सुपरस्टार हैं, इनको ये उपाधि मिली हुई है और ये बार बार कहते हैं भारत रत्न है, तो ये इस प्रकार की उपाधि का उपयोग करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, तो ये कोई उपाधियाँ नहीं है, बल्कि ये क्या है, सम्मान है। क्या? ये सम्मान है जो विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने पर भारत सरकार के द्वारा उनको दिया जाता है। और ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल भी नहीं है, अर्थात ये किसी को विशेष बनाने का प्रयास नहीं किया गया है, बल्कि उनकी जो उपाधियां उनके द्वारा जो विशेष कार्य किए गए हैं उन विशेष कार्य को रिकॉग्नाइज करने का एक माध्यम है या एक तरीका है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उस टाइम ये भी कह दिया कि ये उपाधियां दी गई है तो इन
पुरस्कारों को जो प्राप्त करता था, जो जो जिसने ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इन सम्मानों का प्रयोग वो अपने नाम से पहले नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि वो नाम से पहले करेंगे तो उनको अपने अपने जो पुरस्कार है उनको त्यागना पड़ेगा। तो ऐसा 2 बार हो चुका है जिसमें ब्रह्मानंदम है, तो जब भी अपनी मूवियों के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे वो, तो उनको पद्मश्री मिला हुआ था। तो पद्मश्री ब्रह्मानंदम या फिर मोहन बाबू थे, जो साउथ की मूवी के सुपरस्टार है। यदि आपने दृश्यम देखी है तो ये तो अजय देवगन की है, दृश्यम 1 और दृश्यम 2। लेकिन वास्तविक जो मूवी थी ये साउथ की जो मोहन बाबू है उनके द्वारा उनके ऊपर एपिक की गई थी, अर्थात बनाई गई थी। तो उन्होंने भी अपने जो मूवीज के अंदर जो पद्मश्री मोहन बाबू इनका प्रयोग किया था। तो लास्ट में इनको क्या है कि अपना जो पुरस्कार है इसको त्यागना पड़ा। फिर नागरिक पुरस्कार की बात करते हैं, पद्मश्री इनकी बात करें तो नागरिक पुरस्कार जैसे हमारे भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं इनको हम नागरिक पुरस्कार कहते हैं। इन पुरस्कार की शुरुआत क्या 1954 में की गई थी। कब? 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी। भारत में नागरिक पुरस्कारों पर सन 1977 में जनता पार्टी ने कार्रवाई की और उन पर रोक लगा दी। जनता पार्टी ने 1977 में जो नागरिक पुरस्कार है उन पर रोक लगा दी। लेकिन दोबारा जब 1980 में कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने इस रोक को हटा दिया और दोबारा से इन पुरस्कार को देना शुरू कर दिया। क्योंकि जो जनता पार्टी थी उनका ये मानना था कि जो कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के जो व्यक्ति होते थे या कांग्रेस के प्रति जो लॉयल होते थे, जो स्वामी भक्त होते थे कांग्रेस के प्रति, तो जनता पार्टी के ने ये आरोप लगाए थे उन्हीं को ये पुरस्कार दिए जाते हैं और अन्य के साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन समय के साथ सभी ने देखा कि जो सभी वर्ग है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति हो, तो उनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। और अब जो हमारी जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी इनके द्वारा भी ये पुरस्कार 26 जनवरी के अवसर पर दिए जाते हैं। अगला अधिकार आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी हमारा भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद आते हैं और इन अनुच्छेदों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 19(1)(a). 19(1)(a) की बात करते हैं, ये भी हमारे भाग 3 के अंदर है। 19(1)(a) में क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 19(1)(a) में की व्याख्या की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया गया है इसके अंदर। तो आप याद रखें 19(1)(a) में क्या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे अधिकार इसके अंदर डाले हैं। सबसे पहला अधिकार आता है चुप रहने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं चुप रहूंगा तो ये उसका अधिकार है, आप उसको बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और ये किस में आता था पहले? क्या यदि आपने मूवीज देखी होती तो जो लोग होते थे उनको पकड़ के पुलिस वाले ले जाते थे और उनको मार मार के उनसे गवाहियां करवाते थे। तो आप यदि कहो कि पुलिस स्टेशन में जाके ये कहीं पर कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, तो ये आपका अधिकार है। ये क्या है? आपका अधिकार है, आप चाहो तो कुछ ना बोलो। पहले ऐसे मार के गवाहियां करवाई जाती थी, यदि आपने पुरानी मूवियां देखी हो तो। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। यदि आपका फ़ोन टैपिंग किया जाता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो कि मेरा फ़ोन टैपिंग नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार क्या 2005 में कानून बनकर ही आ गया था, है ना। सूचना का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है जो 2005 में कानून बन के आया था। फिर आता हमारे प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय भी दिया गया था। जैसे झारखंड की जो विधानसभा है, झारखंड की विधानसभा में पहले क्या है, जो वीडियोग्राफी नहीं होती थी तो पता भी नहीं चलता था झारखंड की विधानसभा में क्या विधेयक पास हो रहे हैं, कौन सी बातचीत हो रही है। तो प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है, सच्ची जो लाइव टेलीकास्टिंग तो की ही जा सकती है। फिर विज्ञापन का अधिकार है। क्या है? विज्ञापन का अधिकार है, तो ये भी मूल अधिकार के अंदर आता है। धरना प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन हड़ताल का किसी को अधिकार नहीं मिल सकता। आप हड़ताल नहीं कर सकते, तो धरना प्रदर्शन तो कर सकते हो लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। और विचारों के प्रचार प्रसार का अधिकार भी आपको मिलेगा। फिर आता 19(1)(b). 19(1)(b) की बात करें तो इसका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। और 19(1)(b) में क्या शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। नागरिकों को क्या दिया गया है? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप उसमें शस्त्र नहीं रख सकते। क्या? शस्त्रों का समावेश आप उसके अंदर नहीं कर सकते।
अर्थात शांतिपूर्ण सम्मेलन तो कर सकते हो बिना शस्त्र के। फिर आते हैं हमारे 19(1)(c). 19(1)(c) में क्या है, ये सभा संघ सहकारी समितियां, इनको बनाने का अधिकार। पहले क्या है, इसमें सहकारी समितियों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन वर्तमान में क्या इसको सहकारी समितियों को इसमें शामिल किया गया है और उसे नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी दिया गया है। सभा संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार और इसे नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार दिया गया है। और संघ बनाने के अधिकार में कौन कौन सी चीज़ें आप बना सकते हो, कोई भी कंपनी बना सकते हो, कोई भी एनजीओ, राजनीतिक दल, समितियां, क्लब, कुछ भी आप बना सकते हो। और ये किसके अंतर्गत बना सकते हो, 19(1)(c) के अंतर्गत। फिर आता हमारा 19(1)(d). 19(1)(d) की बात करें तो ये भी भाग 3 के अंदर आता है। और 19(1)(d) में क्या अबाध विचरण करने का अधिकार होता है कि यदि मेरा मन करे तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन ये भी, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे जिनमें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हमारे मणिपुर वाला एरिया है, तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनमें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। कई एरिया है जैसे आप अंडमान निकोबार के कई आइलैंड है, जैसे सेंट्रल इंडीज आइलैंड है, तो उस आइलैंड में आप जा नहीं सकते, तो वहाँ नहीं जा सकते। नहीं तो आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हो, अबाध रूप से विचरण कर सकते हो। फिर आता है हमारा 19(1)(e). 19(1)(e) भी हमारे भाग 3 के अंदर आता है। इसके अंतर्गत तो आपको आवास का अधिकार दिया गया है। भारत के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में आवास कर सकते हो, बस हल्की फुल्की कुछ रिस्ट्रिक्शंस या रोक लगाई गई है, नहीं तो आप पूरे भारत में कहीं भी आवास कर सकते हो। पहले आप जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे, लेकिन आप 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी कर सकते हो। फिर आता है 19(1)(f). 19(1)(f) में क्या संपत्ति का अधिकार उल्लेख किया गया है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। फिर आता है 19(1)(g). 19(1)(g) भाग 3 में दिया गया, जिसमें आजीविका का अधिकार है। 19(1)(g) में क्या दिया गया, आजीविका का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की आजीविका स्वीकार कर सकता है या फिर चला सकता है। फिर आता है 19(2). फिर 19(2) में क्या किया गया है, 1 मिनट ये हिलता है बहुत। 19(2) की बात करते हैं। 19(2) में क्या है, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। अर्थात वाक्य में अभिव्यक्ति में आप स्वतंत्रता तो है कि आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसका मतलब आप ये थोड़ी गालियाँ देना शुरू कर दोगे। आप कुछ भी का मतलब ऐसे नहीं, कुछ भी। तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं में कुछ सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। जैसे आप ऐसी बातें नहीं कर सकते जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता का हनन होता हो, अर्थात ये बिगड़ती हो। राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचता हो। विदेशी राज्यों के साथ यदि देश के हमारे मित्रवत संबंध है वो बिगड़ते हैं, तो आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, आप किसी की मानहानि नहीं कर सकते, अर्थात किसी की इज्जत खराब करने का प्रयास नहीं कर सकते। फिर बात करें नैतिकता की, लोक व्यवस्था की और अपराध उद्दीपन, अर्थात आप इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते जिससे नैतिकता को खतरा उत्पन्न होता हो, लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता हो या फिर अपराध उद्दीपन होता हो। तो ये हमारे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 19(3). 19(3) की बात करते हैं, भाग 3 के अंदर इसका उल्लेख है। इसमें सम्मेलन की जो स्वतंत्रताएं हैं 19(3) में, तो उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस है, सीमाएं हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो सम्मेलन की स्वतंत्रताओं की सीमाओं की बात करें तो भारत की संप्रभुता और अखंडता, इस आधार पे क्या है, आप सम्मेलन की स्वतंत्रताओं को सीमित कर सकते हो। लोक व्यवस्था अर्थात जो धारा 144 है, धारा 141 है, तो इसके अंतर्गत जो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। अर्थात जो CRPC और IPC, इनकी जो प्रोसीजर कोड है, इनके अंतर्गत कर सकते हैं। फिर बात करें 19(4) की। 19(4) में क्या भारतीय संविधान के भाग 3 में है, इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाओं का उल्लेख है। अर्थात संघ बनाने की जो सीमाएं हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो उनका उल्लेख किया गया है। और संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएं कौन कौन सी है, भारत की संप्रभुता और अखंडता, इसके आधार पर आप संघ नहीं बना सकते। अर्थात कोई आतंकवादी संगठन थोड़ी बना लेंगे आप, आपको नहीं बनाने देंगे। लोक व्यवस्था बिगड़ती हो, नैतिकता खराब होती हो, तो ऐसे संगठन आप नहीं बना सकते। फिर आता है आपके 19(5). क्या था 19(5)? 19(5) में क्या किया गया, अबाध रूप से संचरण और निवास करने की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। अर्थात कई बार आपको अबाध रूप से संचरण और निवास की स्वतंत्रताओं में आपकी सीमाएं लगाई जा सकती है। कैसे, जन साधारण के हित में। यदि जनता को इससे नुकसान हो रहा है और जनजातीय लोगों को नुकसान हो रहा है, तो आपके लिए ऐसी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। फिर आता हमारा 19(6). क्या आता है 19(6)? 19(6) की बात करें तो ये भी भाग 3 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है।
1906 में। और 1906 में क्या आजीविका की स्वतंत्रताओं की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। क्या कि आप आजीविका में कुछ भी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आजीविका अपना लो, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आजीविका की स्वतंत्रता की सीमाएं क्या क्या है कि जनसाधारण के हित में जैसे वेश्यावृत्ति है, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है, तो इनके लिए कुछ चीज़ों के लिए आपके लाइसेंस की आवश्यकता लागू की जा सकती है। और आज के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की बात करें तो ये भाग 3 में है। और अनुच्छेद 20 में क्या लिखा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है कि जितने भी अपराध होते हैं उसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है नागरिकों को। तो इसके लिए अब सबसे पहले आता है अनुच्छेद 20(1). में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। अर्थात जैसे मान लो कि मेरे को यदि आज मैंने यदि कोई एक मर्डर कर दिया है और मर्डर की सज़ा है 3 साल, कितना 3 साल यदि मर्डर की सज़ा है, तो यदि एक कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि आज से पहले कि मर्डर की सज़ा है 10 साल कर दे। तो जैसे मर्डर के समय में जो कानून बना हुआ है कि मुझे 3 साल की सज़ा होगी, तो मुझे एक ऐसा कानून नहीं बना सकते कि भूतलक्षी के अर्थात पहले से 1 साल पहले का कानून बना दिया जिसके तहत क्या करें 10 साल की सज़ा। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता। और ऐसा क्या हुआ था संजय दत्त के समय हुआ था। अर्थात संजय दत्त की जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें गाड़ी में AK-47 बंदूकें निकली थी। और बंदूकें निकली थी तो उस समय एक कानून चलता था टाडा का कानून चलता था। और उसके बाद कौन सा चला था फिर पोटा, फिर UAPA, अर्थात जो आतंकवादी गतिविधियां होती थी तो उन गतिविधियों के लिए ये कानून चलते थे। तो संजय दत्त को 1992 के जो कानून था उसके आधार पे ही जो सजाएं दी गई थी। तो वर्तमान के जो कानून है वो बहुत कड़े हैं, लेकिन वर्तमान के कानून के अनुसार संजय दत्त को सजा नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि 20(1) में ये लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दंडित किया जाएगा जो क्या अपराध करते समय लागू था। अर्थात आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। नागरिक कानून है उनका तो आप भूतलक्षी क्रियान्वयन कर सकते हो, लेकिन आपराधिक कानूनों का नहीं कर सकते हो। फिर आता है हमारे 20(2) की बात करें तो इसका उल्लेख भाग 3 के अंदर है। 20(3) की बात करें तो इसके अनुसार किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्या? किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आरोपी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने का अधिकार केवल सशरीर उपस्थिति, अंगूठे का निशान देना, खून का नमूना देना, हस्ताक्षर करना, इसको शामिल नहीं करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को मेरे खिलाफ गवाही नहीं देने वाली बात, तो पहले क्या होता था मार मार के पुलिस के द्वारा क्या किया जाता था, अपराध कबूल करवाया जाता था, जबकि हो सकता है वो अपराधी ना हो। तो ये कानून क्या करता है, उसको इस चीज़ों से प्रति संरक्षण देता है। लेकिन ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति कि यदि कोर्ट ने बुलाया तो मैं तो आऊँगा ही नहीं, या फिर अंगूठे के निशान देने के लिए कहे तो दूंगा नहीं, खून का नमूना देने के लिए कहे तो नहीं देगा, हस्ताक्षर के लिए कहे तो नहीं करेगा। तो ऐसी चीज़ों में कोई उन्मुक्ति नहीं दी गई है। सिविल मामलों में क्या आरोपी व्यक्ति का स्वयं के खिलाफ गवाही देने के अधिकार को मान्यता नहीं मिलती है। अब ये अनुच्छेद 20 तक की आज पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। हम ये वीडियो क्या थोड़ा फास्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इससे क्या है रिवीजन भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, नहीं तो ये लंबे लंबे वीडियो बनते हैं। धन्यवाद।